एवरीवन, आई एम मोना सिंह एंड यू आर वाचिंग एग्जाम इनसाइट। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग एग्जाम इनसाइट पे ये वीडियो देख रहे हैं। और इतनी जल्दी ये आवाज़ तो बंद होने वाली नहीं है, क्योंकि 2100 प्रश्नों की सीरीज़ है हमारी। तो अभी तो हम लोगों ने बस 900 क्वेश्चंस ही कवर किए थे ना, और इस वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चंस को और कवर करेंगे। तो 1000 पे ही आने वाला है ना। अगर आप लोगों की कैलकुलेशन थोड़ी बहुत भी ठीक है तो बस 1000 पे ही तो आए हैं हम लोग अभी। लंबी सी जर्नी है हमारी, और साथ साथ आपको भी चलना है। क्वेश्चंस करने हैं, रिविजन्स करने हैं। कहाँ से करिएगा? बस क्वेश्चन उठाए, मतलब सेट्स उठाए और प्रैक्टिस कर लिए, वैसे तो होने वाला नहीं है ना। आपको क्वेश्चन देखने होंगे, उसके सारे ऑप्शंस को भी डिटेल में एनालाइज करना पड़ेगा, तभी एग्ज़ाम होने वाला है। अदरवाइज़ कुछ होप नहीं है। तो वीडियो को देखिए, मेरी नहीं देखिए, किसी और की देखिए, बट देखिए, मतलब हर एक क्वेश्चंस को और हर एक ऑप्शंस को इतने डिटेल में पढ़िए कि कुछ भी छूटे नहीं। हिस्ट्री ना आपको रिपीट ही होती है, तो उसमें कुछ नया नहीं लाया जा सकता। बस ऑप्शंस कोई इधर उधर थोड़ा बहुत किए, हो गया, बस नया क्वेश्चंस बन गया। तो इसलिए ना हिस्ट्री में ज़्यादा मतलब सर दर्द होना ही नहीं चाहिए किसी को भी। डेट्स याद रखो और निकलो भाई, हो गया काम ख़त्म। एग्ज़ाम निकालने से मतलब है, पीएचडी नहीं ना करनी है। तो वीडियो को देखिए, अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुनों पर विजय प्राप्त की? ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, या ऑप्शन डी भानुगुप्त। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपको स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ही आपको वो शासक थे जिन्होंने हुनों पर विजय प्राप्त की थी। आगे देखेंगे, शक विजेता किसे जाना जाता है? तो शक विजेता किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम को, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय को, या ऑप्शन डी कुमारगुप्त को। तो किसे जाना जाता है? तो ये आपको चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय का एक और नाम है जिसको क्या बोला जाता है? विक्रमादित्य। क्या बोला जाता है? विक्रमादित्य। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि विक्रमादित्य। ठीक है, आगे देखेंगे, कालिदास किसके शासनकाल में थे? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक महान, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो किसके शासनकाल में थे? तो ये आपको थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। और ये ना उनके नवरत्न जो थे उसमें से एक थे। तो थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि कौन कौन से नवरत्न थे। तो आप लोग अगर कॉपी और पेन लेके बैठे हुए हैं तो वहाँ पे उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे पहले है कालिदास, सेकंड धन्वंतरी, थर्ड है आपको अमर सिंह, चौथे हैं आपको वराहमिहिर, पांचवे है हरिसेन, छठे हैं आपको शंकु, सातवें है कहपन, और आठवें आपको वरुचि, और नौवें हैं आपको विताल भट्ट। हाँ, आगे देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? किसने जारी किए थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी घटोत्कच, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, या ऑप्शन डी श्रीगुप्त। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर आपको चंद्रगुप्त प्रथम। किसने जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। आगे देखेंगे, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? ये तो अभी भी नहीं है, तो पुराने कालों में तो बहुत ही दूर की बात है। फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए गुप्त काल, ऑप्शन बी मौर्य काल, ऑप्शन सी चोल काल, या ऑप्शन डी किसी भी काल में नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोग खुद ही गेस कर सकते हैं कि किसी भी काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये समाज एक्सेप्ट ही नहीं करता है। तो थोड़ा सा आगे देखेंगे, 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए तांबे के बर्तनों के लिए, ऑप्शन बी स्वर्ण आभूषणों के लिए, ऑप्शन सी लोहे के उपकरणों के लिए, या ऑप्शन डी हाथी दांत के लिए। तो किसके लिए प्रसिद्ध था ये? लोहे के उपकरणों के लिए। और वारंगल ना आपको काकतीय राजवंश की राजधानी भी थी। ठीक है, थोड़ा सा आगे देखेंगे हम लोग इसके बाद। यहाँ पे थोड़ा सा इसको रिमूव कर ले ताकि क्वेश्चन सही से दिखे। निम्नलिखित में से किसने हुन शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? तो डायरेक्ट इसके आंसर पे आए या ऑप्शंस को भी देखें? नहीं, इसके आंसर पे ही डायरेक्ट आते हैं। इसको याद करने जैसा है। तो यशोधर्मन। इसका सही आंसर क्या है? यशोधर्मन। यशोधर्मन ने मिहिर कुल को पराजित किया था। हुन शासक थे मिहिर कुल। आगे देखेंगे, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या थी? तो इसकी विषय वस्तु क्या थी? डायरेक्ट इसके आंसर पे आते हैं। ये आपको चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में था। किसके बारे में? दुर्भी संधियों के बारे में। विशाख दत्त किसकी मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो आपको विशाख दत्त की रचना है। ठीक है, आगे देखेंगे, ये है बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था?
ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन या ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। तो बंग भंग आंदोलन हुआ कब था? तो ये आपको बंगाल विभाजन के बाद हुआ था, और बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन हुआ था। ये भी हुआ था आपको 1905 में, और आपको बंगाल विभाजन भी हुआ था 1905 में। किसके टाइम में? तो कर्जन के टाइम में। आगे देखेंगे हम लोग, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ देख लीजिए, आपको मिल गया यहाँ पे सही सही आंसर। कौन था? कर्जन था। कौन था? कर्जन था। और आपको एक और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी और ये लागू कब हुआ था, मतलब प्रभावी कब हुआ था। तो ये ना कंफ्यूज कर देता है ये क्वेश्चन आपको कि मतलब सबको एक नॉर्मल डेट याद रहता है कि हाँ 19 जुलाई को हुआ था, लेकिन 19 जुलाई को ना घोषणा हुई थी। 19 जुलाई को आपको 19 जुलाई 1905 को आपको घोषणा हुई थी बंगाल विभाजन की। और यहाँ पे ना आपको 16 अक्टूबर से ये इम्प्लीमेंट हो गया था, मतलब 16 अक्टूबर से ये आपको प्रभावी हो गया था। अगर पूछे कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई तो 19 जुलाई 1905, और अगर पूछे कि प्रभावी रूप से कब ये मतलब हुआ था तो ये आपको 16 अक्टूबर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ से थोड़ा सा इसको रिमूव कर ले। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी CR दास, ऑप्शन सी आशुतोष मुखर्जी या ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्वी तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? ऑप्शन ए WC बनर्जी, ऑप्शन बी SN बनर्जी, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर या ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपको रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे देखेंगे, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो किसने दिया था ये सुझाव? ऑप्शन ए अरविंद घोष ने, ऑप्शन बी कृष्ण कुमार मित्र ने, ऑप्शन सी मोतीलाल घोष ने या ऑप्शन डी सतीश चंद्र मुखर्जी ने। तो किसने दिया था? ये दिया था आपको कृष्ण कुमार मित्र ने। किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने। आगे है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः क्यों किया गया था, मतलब इसका रीजन क्या था? तो ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिमों को विभाजित करने के लिए, तो ये रीजन तो कहीं से भी नहीं लग रहा है। प्रशासनिक सुविधा के लिए, ये थोड़ा बहुत मतलब हो भी सकता है पॉसिबिलिटीज इसकी। ऑप्शन सी बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, ये देखिए थोड़ा सा रिलेटेबल लग रहा है क्वेश्चन से। और बंगाल के विकास के लिए, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा और ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर दो में कंफ्यूज है तो यहाँ देखिए बंगाल विभाजन का मुख्यतः क्या रीजन हो सकता है, मतलब राष्ट्रवाद ही खत्म करना होगा ना वहाँ से, तभी तो विभाजन कर दिया गया था। आगे देखेंगे, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की वृद्धि के रूप में अपनाए गए थे? तो किसके रूप में अपनाए गए थे स्वदेशी और बहिष्कार? सबसे पहले तो अभी हमने ये क्वेश्चन बहुत बारी किया है, किसके लिए? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के लिए। किसके लिए? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के लिए। और इसका डेट याद रखिएगा, बंगाल विभाजन 1905। और ये भी कब हुआ था स्वदेशी? ये भी आपको 1905 में ही हुआ था। आपको स्वदेशी अगस्त में हुआ था, और इसका एग्जैक्ट डेट नहीं याद आ रहा है कि कौन से मतलब मंथ का था ये, तो वो थोड़ा सा आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, और जिसको मिल जाए वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि एग्जैक्ट डेट क्या है उसकी। आगे देखेंगे हम लोग, स्वदेशी आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन, यहीं से बस खत्म हो जाता है ये, क्योंकि अभी हमने बंगाल विभाजन पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो इसको डिटेल में पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आगे देखेंगे, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? ये अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त किया गया। ऑप्शन बी सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। ऑप्शन सी महात्मा गांधी द्वारा अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने तक, या ऑप्शन डी भारत के 1947 में विभाजन तक, जब पूर्वी बंगाल और पश्चिमी पाकिस्तान बन गया। तो नहीं, ये सारे में से आपको यही सही है और एकदम यही सही होना चाहिए कि सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। ठीक है, और इस समय वाइसराय कौन था? तो ये था आपको लॉर्ड हार्डिंग। 1911 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये आपको लॉर्ड हार्डिंग था। आगे देखेंगे, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए श्रीनिवास शास्त्री, ऑप्शन बी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी चिदम्बरम पिल्लई या ऑप्शन डी चिंतामणि। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है चिदम्बरम पिल्लई।
ऐसे क्वेश्चंस पिछले वाले वीडियोस में भी हो रखे हैं, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख सकते हैं। आपको ना उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ से ना हम लोग 900 से स्टार्ट किए, तो आप लोग समझ सकते हैं कि 900 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो रखे हैं। तो आपको अगर रिविज़न आपने नहीं भी की है या अभी बस आपका रिवीजन चल रहा है, तो यहाँ से आप MCQs प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपका रिवीजन भी बहुत ही ईजिली और स्मूथली हो जाए। क्योंकि क्वेश्चंस तो यहीं से आएंगे ना, कितना उलट पुलट करके क्वेश्चन पूछेगा किसी भी एग्जाम में, तो क्वेश्चन तो वही आने वाले हैं हिस्ट्री के, बस थोड़ा इधर उधर ऑप्शंस को करेगा, जो हम लोग इस सीरीज़ में करने वाले हैं। तो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी अजीत सिंह, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, या ऑप्शन डी सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा, तो सही आंसर क्या है इसका? सैयद हैदर रजा, जिन्होंने दिल्ली में नेतृत्व किया था स्वदेशी आंदोलन का। आगे है, निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो सबसे पहले ये जानेंगे कि वंदे मातरम किसने लिखा है। तो किसने लिखा है वंदे मातरम? तो ये आपको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा, और ये हाँ सही है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और ये किस आंदोलन में शीर्षक गीत बन गया था? तो ये आपको स्वदेशी आंदोलन में बन गया था। और वंदे मातरम जो फर्स्ट टाइम, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि वंदे मातरम फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार कहाँ गाया गया था और किसने गाया था, तो वंदे मातरम सबसे पहली बार आपको कलकत्ता सेशन में 1896 में आपको कलकत्ता सेशन में गाया गया था। और किसने गाया था? तो ये आपको गाया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आगे देखेंगे, ब्रिटिश पत्रकार HW नेविन्सन किस आंदोलन से जुड़े थे? किस आंदोलन से जुड़े थे? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन, या ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपको स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। आगे है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अवनींद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी नंदलाल बोस ने, ऑप्शन सी असित कुमार हल्दर ने, या ऑप्शन डी अमृता शेरगिल ने। तो इसका सही आंसर क्या है? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। सही आंसर क्या है? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सही बताइए, कौन थे? तो ये आपको गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और अगर 1911 वाला देख ले हम लोग थोड़ा सा कि 1911 में कौन थे उस टाइम में, मतलब हटा दिया गया था ना बंगाल विभाजन वाला 1911 में, उसको कर्जन का अधिनियम था, उसको निराकृत कर दिया गया था जॉर्ज पंचम द्वारा। तो 1911 में कौन थे? तो ये था आपको बिशन नारायण दर। कौन थे? बिशन नारायण दर। आप लोग लिख लीजिएगा, बिशन नारायण दर थे 1911 में। और 1905 में कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1906 वाला आपसे पूछ रहा है कि 1906 में किसने कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो थोड़ा ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी अरविंद घोष, या ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपको दादा भाई नौरोजी। किसने की थी 1906 में कोलकाता वाले सेशन की अध्यक्षता? तो 1906 में की थी दादा भाई नौरोजी ने। 1905 में किसने की? तो अभी हमने देखा 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले, और 1906 में आपको दादा भाई नौरोजी। ठीक है, आगे देखेंगे, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसके द्वारा रखा गया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। आगे है, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन ए पंजाब केसरी, ऑप्शन बी गुजरात रत्न, ऑप्शन सी गुरुदेव, या ऑप्शन डी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो दादा भाई नौरोजी को क्या बोला जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। आगे देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों और उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई? दो भागों में कहाँ विभाजित हो गई थी? तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि 1907 ऐसे दिमाग में घूम रहा था, यही आपका सूरत अधिवेशन, जहाँ पे आपको दो पार्ट में डिवाइड हो गया था।
और इसकी अध्यक्षता किसने की थी सूरत अधिवेशन की? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है, जैसे अभी अभी हमने देखा ना 1905, 6, तो 1907 का भी थोड़ा सा जान लेंगे कि किसने की थी अध्यक्षता। तो रास बिहारी घोष ने। किसने की थी? रास बिहारी घोष ने। घोष और बोस में एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, रास बिहारी घोष ने की थी, ना कि बोस ने। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल खां, ऑप्शन सी आगा खां, ऑप्शन डी नवाब सलीमुल्लाह खां। तो किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह खां ने। आगे है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसके डायरेक्ट आंसर पे आते हैं, कहाँ हुई थी? ढाका में। कहाँ हुई थी? ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। आगे है मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यहाँ देखिए ऑप्शन आपको दिख रहा है, आगा खां, हमीद खां, हसन खां या मोहम्मद अली जिन्ना। तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, तो ये कौन थे? आगा खां। ये कौन थे? आगा खां। आगे है 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपको कराची में। कहाँ हुआ था? कराची में। आगे है 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की? ऑप्शन ए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग, ऑप्शन बी संयुक्त निर्वाचन वर्ग, ऑप्शन सी हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, ऑप्शन डी मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। तो किसके लिए बोला गया था? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए बोला गया था मुसलमानों द्वारा मिंटो को शिमला में। आगे देखेंगे, आगे है 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना कब हुई थी? किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ऑप्शन ए आगा खां की, ऑप्शन बी अमीर अली की, ऑप्शन सी लियाकत अली खां की या ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में। तो सही आंसर क्या है इसका? अमीर अली की अध्यक्षता में। क्या है? अमीर अली की अध्यक्षता में। आगे है मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव रहेगा, और यह किसने लिखा है? तो ये किसने लिखा है? तो इसके सही आंसर पे हम लोग आएंगे, तो डायरेक्ट इसके सही आंसर पे आते हैं। ये कौन है? डब्ल्यू हंटर। किसने लिखा था? डब्ल्यू हंटर ने। आगे देखेंगे 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन ए द्वैत शासन प्रणाली, ऑप्शन बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन सी संघीय व्यवस्था या ऑप्शन डी प्रांतीय स्वायत्ता। तो इसका सही आंसर क्या है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। क्या है इसका सही आंसर? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिन्हें अंततः देश का विभाजन कराया था, तो इसका रीजन क्या था? ऑप्शन ए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, ऑप्शन बी 1905 में बंगाल का विभाजन, ऑप्शन सी गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन या ऑप्शन डी विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना के मतभेद के बीज थे और अंततः देश का विभाजन हुआ था, तो सबसे बड़ा रीजन इसमें से क्या लग रहा है कि विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। आगे देखेंगे 1912 में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वाइसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड लॉरेंस, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो या ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका सही आंसर क्या है? लॉर्ड हार्डिंग। अभी मैंने बताया ना आप लोगों को कि 1911 में भी लॉर्ड हार्डिंग था जब किंग जॉर्ज पंचम आए थे, और यहाँ पे भी आपको 1912 दिख रहा है, तो लॉर्ड हार्डिंग। आगे है दिल्ली में किसके प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? किसके प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो या ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। तो किसके टाइम में फेंका गया था? लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में, और इसी को ना दिल्ली षड्यंत्र भी बोलते हैं। 1912 का दिल्ली षड्यंत्र बोलते हैं। कहा जाता है कि शतरंज खेल का उद्भव हुआ था, तो कहाँ से हुआ था? भारत से। कहाँ से हुआ था? भारत से। ऐसा माना जाता है कि शतरंज खेल का उद्भव भारत से हुआ था, और अभी भी भारत पूरे वर्ल्ड में शतरंज में एकदम टॉप पे चल रहा है। ठीक है, और जिनके भी कोई फेवरेट्स हैं मतलब शतरंज प्लेयर, तो वो कृपया करके कमेंट सेक्शन में अपने विचार प्रकट करिए कि कौन से आपके फेवरेट्स हैं, मैग्नस है या इंडिया के अपने हैं, बताइए। शूद्रक द्वारा लिखित प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था? शूद्रक द्वारा लिखित प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था? यहाँ पे जो ऑप्शन है, एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री का प्रेम कथा, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय का पश्चिम भारत के शक क्षत्रपों पर विजय, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त के सैन्य अभियान तथा शौर्यपूर्ण कार्य, या ऑप्शन डी
गुप्त राजवंश के एक राजा तथा कामरूप की राजकुमारी की प्रेम कथा। तो इसका सही आंसर क्या है? यहाँ पे आपको ना सारे ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं। इसका सही आंसर है आपको जो शूद्रक की जो वो मतलब पुस्तक है ना मृच्छकटिकम, उसका आपको स्टोरी ये है कि एक गरीब ब्राह्मण जिनका नाम चारुदत्त था और एक वैश्या थी वसंत सेना, उनके मतलब प्रेम की कहानी है ये मृच्छकटिकम में। आगे देखेंगे, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, कौन सी है कपिल मुनि द्वारा? ऑप्शन ए पूर्व मीमांसा, ऑप्शन बी सांख्य दर्शन, ऑप्शन सी न्याय दर्शन या ऑप्शन डी उत्तर मीमांसा। तो क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है आपको सांख्य दर्शन। टोटल कितने दर्शन होते हैं? तो 6 होते हैं। कौन कौन से हैं? तो ये है आपको पहले सांख्य हो गए, न्याय हो गया, न्याय यहाँ पे है ना आपको, न्याय किससे रिलेटेड है? तो ये है आपको गौतम से रिलेटेड, गौतम ऋषि से रिलेटेड है न्याय। योग है आपको पतंजलि से, आपको वैशेषिक है आपको कनाड ऋषि से, वेदांत है आपको बदरायन से, और यहाँ पे पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा जो दिया हुआ है, मीमांसा आपको किससे रिलेटेड है? मीमांसा आपको जैमिनी से रिलेटेड है, और पूर्व मीमांसा में ना आपको कर्म के बारे में मेंशन है। किसके बारे में? कर्म के बारे में मेंशन है। और उत्तर मीमांसा में तो यहाँ पे ना आपको वेदांत के बारे में मेंशन है। अगर ऐसे पूछता है कि कौन से मीमांसा में वेदांत का जिक्र है, तो उत्तर मीमांसा में, और कौन से वेदांत में कर्म का जिक्र है, तो पूर्व मीमांसा में। तो यहाँ से ये सबको रिमूव कर ले थोड़ा सा, और मेन पे आते हैं कि इसका सही आंसर क्या है? सांख्य दर्शन। ठीक है, इसका सही आंसर है सांख्य दर्शन। आगे देखेंगे, नव न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है गंगेश उपाध्याय। क्या है इसका सही आंसर? गंगेश उपाध्याय नव न्याय संप्रदाय के संस्थापक थे। आगे देखेंगे, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही क्यों नहीं लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निश्चित करने वाली यह उक्ति किसकी है? तो ये उक्ति किसकी है? तो ये है आपको चार्वाक की। किसकी है? चार्वाकों की। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, मीमांसा के प्रणेता कौन थे? अभी अभी हमने देखा कि कौन थे, तो जैमिनी थे। कौन थे? जैमिनी। और देखिए यहाँ पे पूछ दिया ये क्वेश्चन कि कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो अभी अभी हमने देखा किससे संबंधित है कर्म का आपको, तो ये मीमांसा से है। और कौन से मीमांसा से? तो ये है आपको पूर्व मीमांसा से। किससे? पूर्व मीमांसा से। और यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत है? आ गया यहाँ पे वेदांत के बारे में, तो किससे रिलेटेड है ये? मीमांसा से। और ये किससे रिलेटेड है आपको? कौन से मीमांसा से? तो अभी अभी हमने देखा ना कि ये उत्तर मीमांसा से रिलेटेड है। किससे? उत्तर मीमांसा से। और मीमांसा किससे रिलेटेड है? जो मेन मीमांसा है उसके मतलब प्रतिपादक कौन है? तो वो है आपको जैमिनी। कौन है? जैमिनी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? देखिए यहाँ पे आगे आपको सारा, पहला है मीमांसा, दूसरा है वेदांत, तो ये तो है, अभी अभी हमने देखा न्याय वैशेषिक, ये भी हमने देखा, सांख्य और योग ये भी हमने देखा, लेकिन लोकायत या कापालिक ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा नहीं है ना। मीमांसा किससे रिलेटेड है? जैमिनी से। वेदांत किससे है? बदरायन से। न्याय किससे है आपको? तो गौतम ऋषि से। वैशेषिक किससे है? कनाड ऋषि से। सांख्य किससे है आपको? तो सांख्य आपको कपिल मुनि से, और योग आपको पतंजलि से रिलेटेड है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के सिद्धांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? अच्छा, अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्ति की जा सकती है? तो किसके द्वारा प्राप्ति की जा सकती है मुक्ति? तो ये आपको ज्ञान के द्वारा। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। आगे है, हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे। हर्षचरित्र किसकी रचना है? तो यह है आपको बाणभट्ट की। किसकी रचना है? बाणभट्ट की। आगे है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? तो कहाँ की थी? कन्नौज। कहाँ की थी? कन्नौज। आगे है, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? ऑप्शन ए कृतिवर्मन द्वितीय, ऑप्शन बी विक्रमादित्य द्वितीय, ऑप्शन सी पुलकेशिन प्रथम, या ऑप्शन डी पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पुलकेशिन द्वितीय ने। आगे है, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो कौन सा था सबसे प्रसिद्ध? तो ये था आपको मथुरा। कौन सा था? मथुरा। आगे है, कौशई शब्द का प्रयोग किया गया है किसके लिए? तो कौशई शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऑप्शन ए कपास के लिए, ऑप्शन बी सन के लिए, ऑप्शन सी रेशम के लिए, या ऑप्शन डी ऊन के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है इसका रेशम के लिए। किसके लिए? रेशम के लिए। आगे है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था?
चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये कहाँ पढ़ा था? तो ये आपको पढ़ा था नालंदा विश्वविद्यालय में। कहाँ? नालंदा विश्वविद्यालय में। और ह्वेनसांग किसके टाइम में आया था? तो ये था आपको हर्षवर्धन के टाइम में। किसके? हर्षवर्धन के टाइम में आया था। एच से आपको ह्वेनसांग हो जाएगा और एच से आपको हर्षवर्धन हो जाएगा, ऐसे याद रखिए। आगे सीयूकी नमक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो सीयूकी किससे जुड़ा है? तो ये आपको ह्वेनसांग से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? ह्वेनसांग से जुड़ा हुआ है। आगे देखेंगे, आदि शंकर ने जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था इनका जन्म? ऑप्शन ए कश्मीर में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में, या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। तो कहाँ हुआ था इनका जन्म आदि शंकराचार्य का? तो केरल में हुआ था। और ये किस सिद्धांत के प्रतिपादक थे? तो ये थे आपको अद्वैतवाद के। किसके थे? अद्वैतवाद के। यहाँ पे लिख लेंगे अद्वैतवाद। ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे कि सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए रविकृति पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन बी भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन, ऑप्शन सी हरिसेन हर्ष, या ऑप्शन डी दंडी नरसिंहवर्मन। तो हरिसेन बिल्कुल नहीं। हरिसेन और हर्ष कहाँ से हो जाएगा? हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, ना कि हर्ष के थे। आगे देखेंगे, खजुराहो के मंदिर संबंधित है। तो खजुराहो के मंदिर किससे संबंधित है? हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों से। हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों से। आगे है, निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं आता है? तो कंदड़िया महादेव ये तो आता है, 64 योगिनी ये भी आता है, चित्रगुप्त ये भी आता है। तो कौन सा नहीं आता है पूछ रहा है? तो ये आपको दशावतर, जो कि यूपी में है, ये आपको यूपी में है। ठीक है, तो ये आपको खजुराहो मंदिर में नहीं आता है। आगे है, निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं। तो ये आपको कहाँ है? कन्हेरी में। कहाँ है आपको? कन्हेरी में। और कन्हेरी कहाँ है आपको? तो ये है आपको महाराष्ट्र में। कहाँ है आपको? महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे की स्लाइड पे आएंगे हम लोग। यहाँ से थोड़ा रिमूव कर ले इसको, ताकि इस क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आए। ये है, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए चालुक्यों को, ऑप्शन बी चेरों को, ऑप्शन सी पल्लवों को, या ऑप्शन डी राष्ट्रकूटों को। तो किसको दिया जाता है ये श्रेय? एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का? तो ये आपको दिया जाता है राष्ट्रकूटों को। किसको? राष्ट्रकूटों को दिया जाता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? तो कौन सी गुफा है ये? तो यह है आपको एलिफेंटा की गुफा त्रिमूर्ति के लिए भी विख्यात है। आगे है, एलोरा में गुफाएं और शैलीकृत मंदिर हैं। किनकी हैं? हिंदू की भी हैं, बौद्ध की भी हैं और जैन की भी है। और अगर पूछता है कि कितने कितने नंबर में है, तो सबसे ज़्यादा मंदिर है आपको हिंदू के लिए है आपको 17, जैन के लिए है आपको 5 और बौद्ध के लिए है आपको 12 मंदिर है। ठीक है, इसको रिमूव कर लेंगे यहाँ से, बस इस पे मार्क करते हुए आगे चलेंगे। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलीकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? तो किसे माना जाता है? अभी अभी हमने देखा है, तो किसे माना जाता है? कैलाश मंदिर एलोरा को। किसको? कैलाश मंदिर एलोरा को माना जाता है। आगे है, निम्नलिखित स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिर के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? बौद्ध गुफा मंदिर के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए एलिफेंटा, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी अजंता, या ऑप्शन डी खजुराहो। तो इसका सही आंसर क्या है? अजंता की गुफा। इसका सही आंसर क्या है? अजंता की गुफा। आगे है, एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? तो अभी अभी हमने देख चुका है मतलब इस क्वेश्चन को अभी हमने करा ना कि राष्ट्रकूटों ने। किसने? राष्ट्रकूटों ने। आगे है, किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो यही हो जाएगा इसका सही आंसर, राष्ट्रकूट ने। आगे है, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता कौन था? मतलब कौन सा राष्ट्रकूट नरेश था? ऑप्शन ए दंती दुर्ग, ऑप्शन बी कृष्ण प्रथम, ऑप्शन सी कृष्ण द्वितीय, या ऑप्शन डी गोविंद तृतीय। तो इसका सही आंसर क्या है? तो ये आपको कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि कौन से वंश के थे? तो राष्ट्रकूट वंश के थे। आगे है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? यहाँ आपको मुंबई, नासिक, औरंगाबाद या पुणे जो दिख रहा है, तो मुंबई में तो बिल्कुल ही नहीं जाए। मुंबई में मतलब जाते, लेकिन है तो ये औरंगाबाद में ना, औरंगाबाद मुंबई में है, ऐसा है। मतलब यहाँ पे आंसर आपको किस नगर में पूछ रहा है, तो वो आपको औरंगाबाद हो जाएगा। और औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? तो मुंबई में। आगे है, मोढेरा की सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी देख लेंगे, ऑप्शन सी ओडिशा, या ऑप्शन डी बंगाल। तो इसका सही आंसर क्या है? मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो यह है आपको गुजरात में। आगे देखेंगे,
लिंगराज मंदिर कहाँ अवस्थित है? लिंगराज मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये है आपको कहाँ? भुवनेश्वर में। कहाँ स्थित है ये? भुवनेश्वर में। आगे है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो ऐसे क्वेश्चंस हमने पिछले वाले वीडियो में भी बहुत ही अच्छे से किया है, तो बस आंसर देखते जाएंगे। क्या है इसका आंसर? उड़ीसा। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार ही देख रहे हैं वो लोग वहाँ से मतलब आप लोगों के लिए ये है कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको ना, मतलब वो मस्ट वॉच वाला सीरीज़ है, आपको देखना ही पड़ेगा अगर आप लोगों ने रिवीजन नहीं की है। और जिनको खुद से रिवीजन करना है, क्वेश्चंस ही नहीं बनाने हैं या प्रैक्टिस सेट्स नहीं लगाने हैं, तो फिर उन लोगों का तो कुछ कहना ही नहीं है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? ऑप्शन ए नागर, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी बेसर या ऑप्शन डी मिश्रित। तो कौन सी शैली से, मतलब कौन सी शैली से निर्मित है? तो यह है आपको नागर शैली से है। किससे है? नागर शैली से। भुवनेश्वर और पुरी का जो मंदिर है वो आपको नागर शैली से है। आगे है, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है आपको? ये है आपको कंबोडिया में स्थित, और यही आपको दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है। दुनिया का 8वां अजूबा, ये आपको करंट की न्यूज़ है। तो दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है अंकोर वाट का विष्णु मंदिर, जो कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। आगे है, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए गर्भगृह से, ऑप्शन बी दीवारों पर की गई चित्रकारी से, ऑप्शन सी शिखर से, ऑप्शन डी तोरण के ऊपर बने गए अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। तो इसका सही आंसर क्या है आपको? इसका सही आंसर है आपको शिखर से। इसका सही आंसर क्या है आपको? शिखर से। जी नहीं, बिल्कुल आप लोग गलत समझ रहे हैं। इसका सही आंसर आपको तोरण के ऊपर जो अलंकृत होते हैं बहुमंजिला भवन से। किससे रिलेटेड है? द्रविड़ शैली में जो गोपुरम है वो आपको तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से रिलेटेड है। आप लोग भी एकदम शिखर बोला तो बिल्कुल शिखर ही मान लिए थे। आगे देखिए, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो किसके द्वारा बनवाया गया था आपको महाबलीपुरम? तो ये आपको बनवाया गया था पल्लवों के द्वारा। किसके द्वारा? पल्लवों के द्वारा बनाया गया था महाबलीपुरम का मंदिर। आगे है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? देखिए अभी अभी हमने पढ़ा है इसको, तो ये पल्लवों ने करवाया था। आगे है, महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? सेम कोई, अच्छा नहीं, यहाँ पे शासक का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन, ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन, ऑप्शन सी परमेश्वर वर्मन, ऑप्शन डी नंदी वर्मन। तो इसका सही आंसर क्या है? नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? ऑप्शन ए द्रौपदी रथ, ऑप्शन बी भीम रथ, ऑप्शन सी अर्जुन रथ या ऑप्शन डी धर्मराज रथ। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपको द्रौपदी रथ। इन सभी मंदिरों में द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। आगे देखेंगे, अच्छा यहीं पे एक और क्वेश्चन है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित थी? अच्छा, कौन सी नदियों के बीच में स्थित थी ये? ऑप्शन ए सिंधु तथा झेलम, ऑप्शन बी झेलम तथा चेनाब, ऑप्शन सी चेनाब तथा रावी या ऑप्शन डी रावी तथा व्यास। तो कौन सी नदियों के बीच में थी तक्षशिला? ये आपको सिंधु और झेलम। किसके? सिंधु और झेलम के। आगे है, दिलवारा का जैन मंदिर। तो दिलवारा का जैन मंदिर किससे रिलेटेड है? माउंट आबू में अरावली पर्वत पर। कहाँ है? माउंट आबू में अरावली पर्वत पे है दिलवारा का जैन मंदिर। आगे है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर। तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो ये है आपको हम्पी में। कहाँ है ये? हम्पी में। आगे है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचयातन शब्द किससे निर्दिष्ट करता है? तो किससे निर्दिष्ट करता है ये? तो मंदिर रचना शैली है ये पंचयातन शब्द, मंदिर रचना शैली है ये। आगे है, 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? ऑप्शन ए कृष्ण प्रथम, ऑप्शन बी राजराजा चोल, ऑप्शन सी विजयालया या ऑप्शन डी परांतक। तो यहाँ पे राजराजा चोल देख के बिल्कुल भी उस पर टिक नहीं करना है। इसका सही आंसर क्या है आपको? इसका सही आंसर है आपको विजयालया। किसने की थी? चोल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? तो कौन थे? विजयालया। आगे है, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति बोला जाता है? तो कौन से मंदिर में है? तो ये है आपको बृहदेश्वर मंदिर में है नंदी जी की मूर्ति, जो कि सबसे विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। आगे है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस चोल शासक के शासनकाल में निर्मित हुआ था? ऑप्शन ए पारंतक प्रथम, ऑप्शन बी राजराजा प्रथम, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम या ऑप्शन डी राजाधिराज प्रथम। तो इसका सही आंसर क्या है? राजराजा प्रथम। कौन है? राजराजा प्रथम। आगे है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? किस क्षेत्र में था? विजयनगर में, मालाबार में, होयसल में या ऑप्शन डी कोरमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भाग में। तो कहाँ तक था ये? कोरमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग में था चोलों का साम्राज्य।
आगे है, निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? अच्छा, कौन से चोल प्रशासन की विशेषता थी? ऑप्शन ए साम्राज्य का मंडलम में विभाजन, ऑप्शन बी ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता, ऑप्शन सी राज्य के मंत्रियों को समस्त अधिकार, या ऑप्शन डी कर संग्रह प्रणाली का सस्ता व उचित होना। तो इसका सही आंसर क्या है? ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता। चोल प्रशासन में ना ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता बहुत ही अच्छी थी। आगे है, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो आपको अभी अभी हमने बताया कि क्या है इसका सही आंसर? चोल। इसका सही आंसर क्या है? चोल। आगे है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य की प्रतिमा देव आकृति प्रायः मतलब अच्छा, तो कौन से कितने भुज की थी? तो इसका सही आंसर क्या है? चतुर्भुज की थी। नटराज की जो प्रतिमा थी, कांस्य प्रतिमा, वो चतुर्भुज की थी। आगे है, निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व में प्रथम रचनाकार माना जाता है, प्रतिमा रचना माना जाता है? ऑप्शन ए महिषासुरमर्दिनी, ऑप्शन बी नटराज, ऑप्शन सी राम, या ऑप्शन डी सोमस्कंद। तो इसका सही आंसर क्या है? नटराज। क्या है इसका सही आंसर? नटराज को प्रथम प्रतिमा रचना माना जाता है चोल युग के। आगे है, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई। तो ये अभी अभी हमने देखा कि नटराज शिव की कांस्य की प्रतिमाएं। क्या है? नटराज शिव के कांस्य की प्रतिमाएं। आगे है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो हमने अभी अभी इसको पढ़ा है, चोल कला का है, ये चोल कला का है। आगे है, शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी नृत्य करते हुए, ऑप्शन सी विश्राम करते हुए, या ऑप्शन डी ध्यान मग्न होते हुए। तो इसका सही आंसर क्या है? शिक्षक। मतलब शिव को ही आदि गुरु भी बोला जाता है, तो ये वही प्रतिमा है, आदि गुरु। यहाँ से इसको रिमूव कर लेंगे। जो लोग भी समझ गए हैं वो इस गंदी सी हैंडराइटिंग को एकदम मतलब साइडलाइन करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे है, गंगई कोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? गंगई कोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राजराजा प्रथम, ऑप्शन बी राजाधिराज, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम, या ऑप्शन डी विजयादित्य। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रथम ने। किसने की थी गंगई कोंड चोलपुरम की स्थापना? तो राजेंद्र प्रथम ने की थी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोलगंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए राजराज प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी राजाधिराज, या ऑप्शन डी राजराज द्वितीय। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपको राजेंद्र। इसका सही आंसर क्या है? राजेंद्र। आगे है, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? तो किसने की थी? राजराजा प्रथम ने जल सेना प्रारंभ की थी। किसने? राजराजा प्रथम ने। आगे है, उस चोल का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन ए राजराज प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी परांतक प्रथम, या ऑप्शन डी आदित्य प्रथम। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाता है इसका सही आंसर हो जाएगा आपको राजराज प्रथम। किसने की थी? श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी, तो राजराज प्रथम ने। आगे के क्वेश्चंस पे आएंगे हम लोग। प्राचीन भारत की निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था? अच्छा, कल्याण को वेंगी से जोड़ता था, तो कौन सा जोड़ता था? श्रीपुर। कौन सा जोड़ता था? श्रीपुर। आगे है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? ऑप्शन ए विक्रमादित्य, ऑप्शन बी मंगलेश, ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय, या ऑप्शन डी पुलकेशिन प्रथम। तो इसका सही आंसर क्या है? पुलकेशिन द्वितीय। आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। 1000 क्वेश्चंस अभी तक हम लोगों ने कर रखे हैं। 2100 क्वेश्चंस की सीरीज़ है, तो और भी वीडियोस आने वाले हैं। तो प्लीज़ हैव पेशेंस एंड कीप वॉचिंग द वीडियोस। अगर आपको अच्छी लगे तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या इम्प्रूव हो सकता है और कहाँ पे आपको किस टाइप के क्वेश्चंस या क्या आपको इस वीडियो में अच्छा लगा। आप लोग भी बताएंगे तो मुझे थोड़ा सा वो मतलब मिलेगा ना कॉन्फिडेंस वीडियो बनाने का भी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।